मुस्तफा, मैं आप सबको स्वागत कर रही हूँ आज के हमारे इस वीडियो में। हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 ज्योग्राफी बुक का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जनरली डील करता है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में डील करता है। एंड ये जो है इसमें हम लोग जो है हमारे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरह का क्लाइमेट जो है हमें देखने को मिलता है, उनके हिसाब से हमें फ्लोरा एंड फौना में जो है एनिमल्स एंड बर्ड्स वेराइटीज जो भी होते हैं, या फिर हमारा वेजिटेशन का वेराइटीज क्या होता है, क्लाइमेट के वेरिएशन की वजह से हमारे लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं और वहाँ पे उनको खाने को क्या मिलता है, वहाँ पे कल्टीवेशन कैसे होता है, एग्रीकल्चर के बारे में, सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही छोटे से लेसन में जो है हम लोग इसको कवर करेंगे। भले ही बुक में ये 10-15 पन्नों वाला एक चैप्टर है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत एज शॉर्ट एज पॉसिबल हो पाए एंड कुछ भी फैक्ट हमारा मिसिंग ना हो। और इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी थे जो कि हमारे सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ ऐसे शॉर्ट्स में भी मैं डाल दी हूँ, कुछ ऐसे मतलब फैक्ट थे जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस बन सकती है, उस हिसाब से जो है मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। और आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लोग सारा जो है जो भी एस्पिरेंट होते हैं हाई क्लास एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए ज्यादातर बच्चे जो है रटने लगते हैं। हमारा जो है रेफरेंस बुक रहता है, बहुत स्टैंडर्डाइज बुक जो रहता है, उनको वो लोग रटने लगते हैं। हालांकि उस टाइम जो है ये लोग भूल जाते हैं कि हमारा एनसीईआरटी जो है हमारा फाउंडेशन है, और वहां से ऐसे कीवर्ड अगर उठा के क्वेश्चन बना दिया जाए तो इनका ये स्टैंडर्डाइज नॉलेज जो होता है वहां पे वेपराइज हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इनसे बन नहीं पाता है, क्योंकि एनसीईआरटी कवर किए हुए इनको बहुत दिन हो जाता है। भले ही मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग एनसीईआरटी कवर किए हुए नहीं रहते, ये कवर किए हुए रहते हैं, पर बहुत दिन हो जाता है इनको रिवाइज करते हुए। और काफी ज्यादा ऐसे होता है कि मतलब वीडियोस में लंबा चलता है, बहुत ज्यादा एक चैप्टर को जो है ये आजकल जो है एनसीईआरटी का जो वीडियोस हमें मिल रहा है तो बहुत ही लंबा चलता है, वीडियोस 2-3 घंटे का होता है। और वो लोग भी जैसे एनसीईआरटी जैसे 10-15 पेज का होता है, उस हिसाब से ये लोग भी वीडियो जो है 2-3 घंटे का बना लेते हैं, तो उससे कोई काम नहीं बनने वाला। आजकल जो है आजकल सबके पास टाइम की बहुत कमी है एंड सबको जो है बहुत ही फटाफट चीजें चाहिए। चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को भी ले लीजिए, उनको भी बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करने के लिए एक अच्छा खासा नोट्स चाहिए, और बुक में ऑलरेडी उनका सब कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है, फिर भी वो 2-2.5 घंटे देके एक लेक्चर को क्यों सुने, ठीक है, वो ऑलरेडी स्कूल में ही सुन रहे हैं। तो इसके लिए जो है ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आपका जो भी बुक है हार्डली 2 ही स्लाइड में जो है एंड अप हो जाता है। आप एक स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको समझना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो स्पीड में डाल के, आप स्पीड सेटिंग हो सकता है यूट्यूब में, आप इसको स्पीड में डाल के एक राउंड सुन लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके एक राउंड पढ़ लीजिए। हार्डली आपको 10-15 मिनट ही जाएगा एंड एक एनसीईआरटी का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। 10-15 पेज या फिर हार्डली 20 पेज के अंदर ही आपका पूरा बुक जो है सिमट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए, बहुत कम टाइम में हमें बहुत सारी चीजें कैसे कवर करनी हो। तो फिर चलिए चलते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भले एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके ये बुक में दिया गया था कि वो जाता है वर्ल्ड टूर में और घूम के आता है, अंकल से पूछता है कि वहाँ पे ऐसा क्यों था, और उसके अंकल जो है वो भी काफी सारी जगह जो है घूमे हुए रहते हैं, तो भी एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो उनके हिसाब से जो है ये एक्सप्लेन किया गया है बुक में, लेकिन हम लोग बहुत ही फैक्चुअली इसको समझेंगे। बहुत सारे फैक्ट है, उसको उठाया है मैंने उठा लिया है बुक से। एंड इसके मतलब बुक में जो है खास करके 2 चीजों को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया था, खास करके जो 2 रिवर है, ठीक है, वर्ल्ड का 2 बड़े रिवर को यहाँ पे लिया गया था। वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ पे फ्लोरा फौना का वेराइटीज कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या क्रॉप्स उगाया जाता है, एग्रीकल्चर क्या रहता है, एंड वहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसा है फ्रॉम एंशिएंट एरा टू द टुडेज एरा, ठीक है, इनके बारे में जो है डिस्कस किया गया है। तो 2 पार्ट में इसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि एक जो है हमारा अमेज़न रिवर के बारे में था, जिसको मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीजें उसके बारे में दिया गया था। मैं एक स्लाइड में इसको कवर कर रही हूँ। दूसरे स्लाइड में हम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है उसके बारे में दिया गया है, उसके बारे में काफी सारे फैक्ट दिए गए हैं, वो भी कुछ 5-7 पेज का ही दिया गया है, तो उसको और एक स्लाइड में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली स्किप अप करके जाना है पढ़ाई में, तो आप इतना सब कुछ जो स्किप करके एकदम से जंप करके वहां से यहाँ से जो है सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लाइफ होता है अमेज़न बेसिन में वो कैसे होता है, तो अमेज़न बेसिन पहले समझना पड़ेगा। तो अमेज़न जो रिवर होता है, एक रिवर का मतलब बेसिन कहाँ से आता है, बेसिन उसको बोला जाता है उसके आसपास हमें जितना मतलब पानी का कंटेंट देखने को मिलता है टूवर्ड्स द रिवर हो सकता है एंड रिवर से निकल के भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो रिवर एक मेन रिवर होता है उसके नाम से हमें पता चलता है कि ये इसका बेसिन है।
मान लीजिए अमेजन का बेसिन है, तो अमेजन जो होता है मेन रिवर होता है, ठीक है। तो अमेजन में ऐसे ही नहीं कि एक ही रिवर जो है एकदम जाके समंदर में गिर जाता है तो वो जो है इसका बेसिन है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो पानी आता है वो बस इसी नदी का ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नदियां होती है जो बहुत सारी जगह पे आके इससे मिलती है, जिनको हम लोग जो है ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। एंड कुछ देर जाने के बाद जो है जब इसका वाटर लेवल काफी हाई होता है, उसको सुइटेबल जगह मिलने के बाद इससे जो है वाटर फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होने लगता है छोटी छोटी नदियों में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। फिर ये जहां पे जाके समंदर के साथ मिलता है उससे जस्ट थोड़ा सा जगह पहले, थोड़ा सा ही दूर पहले जो है ये एक ट्रायंगुलर एक प्लेन एरिया का जैसे प्लेन एरिया जैसे जगह बना लेता है, वहां पे काफी हमें जो है स्वाम्पी एरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है मतलब जस्ट समंदर से थोड़ी दूर पहले ही काफी ज्यादा फैल जाता है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में जो है फैल जाता है, फिर जाके ड्रेन ऑफ हो जाता है ओशन में या फिर सीज में। तो वहाँ वो जो एरिया है ट्रायंगुलर फॉर्मेट वाला एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। एंड एग्जैक्टली जहां पे ये ड्रेन ऑफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ, ठीक है। जो नदी होता है जब वो मतलब किसी और दूसरे बड़े मतलब पानी का जो सोर्स होता है उसमें जाके मिलता है, उस कांटेक्ट जो होता है उस एग्जैक्ट पॉइंट को हम लोग, उस एग्जैक्ट जगह को जहां पे ये मतलब नदी जो है और एक वाटर बॉडी के साथ मिल जाता है उसको हम लोग माउथ बोलते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट जो है नदी के बारे में आपको याद रखनी है। और ये जो ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज जहां पे मतलब जो नदी में जो जाके पानी छोड़ रहे हैं फिर नदी से पानी ले रहे हैं, ये सारा जितना भी एरिया कवर हो रहा है नदी से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ट्रिब्यूटरी के थ्रू से, इसको हम लोग जो है अमेजन बेसिन बोलते हैं। और ये डेल्टा वगैरह सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। तो ये जो है नदी का बेसिन होता है, यानी कि वाटर सेट एरिया हम लोग इसको मानते हैं। यहाँ पे जो है इसी नदी का जो है वाटर हमें लगभग देखने को मिलता है, तो इसको जो है हम लोग रिवर बेसिन मानते हैं। जो रिवर जहाँ पे होगा उसको हम लोग उसी नाम से मानते हैं, उसी रिवर का ये बेसिन है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग अमेजन बेसिन के बारे में बात करेंगे। तो अमेजन बेसिन बारे में बात करने से पहले अमेजन नाम कैसे बिठाया गया ये पहले जानना जरूरी होता है, क्योंकि अमेजन जो नाम होता है ये वहां का एक मतलब लोकल ट्राइबल पीपल होते थे, वुमेन, ठीक है, वुमेन एक ट्राइबल सोसाइटी होते थे जो जनरली हेड गियर्स एंड जो ग्रास का स्कर्ट पहन के रहते थे। एंड वो लोग जब वहां पे कोई जाता था उस जगह में घूमने के लिए हो, चाहे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हो या फिर चाहे कुछ लेने के लिए हो, तो ये वुमेन वॉरियर्स जो होते थे उनसे जाके युद्ध करते थे, फाइट करते थे। तो इन जो वुमेन वॉरियर्स होते थे उनका नाम जो था अमेजन सोसाइटी, मतलब उनका जो ट्राइबल सोसाइटी था उनका नाम अमेजन था, ठीक है। ये कब एग्जिस्ट करते थे, ये हमारा जो एंशिएंट रोमन एम्पायर था उस टाइम एग्जिस्ट करते थे। उस टाइम वहां पे जो है एक स्पेनिश एक्सप्लोरर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट इनको जो है युद्ध करना पड़ता है किससे, जो हमारा वुमेन वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, जिनका नाम ऑलरेडी अमेजन है, ठीक है। तो इनसे जो है इनको युद्ध करना पड़ता है, ये जो स्पेनिश एक्सप्लोरर है, तो ये जब उनसे फाइट करते हैं तो इनको पता लगता है इनका नाम जो है अमेजन है। उनके नाम के हिसाब से ये जो है स्पेनिश एक्सप्लोरर इस नदी का नाम जो है अमेजन रख देते हैं। एंड तब से जो है ये नदी को हम लोग जो है अमेजन रिवर मानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये बहुत ही मतलब इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है, मतलब इक्वेटर के दोनों तरफ थोड़ा बहुत होके लाई करता है, क्योंकि ये जस्ट इक्वेटर के ऊपर ही लाई करता है, इसको हम लोग इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर लाई करता है ऐसे बोलते हैं। एंड इसका जो मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक है। एंड ये कौन से कंट्री में हमें देखने को मिलता है, ये हमें साउथ अमेरिका में जो है देखने को मिलता है। और ये क्योंकि मतलब ये इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है, तो हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में जो है हमें काफी ज्यादा रेन एंड हीट दोनों मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जनरली क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होता रहता है तो यहाँ पे जंगल भी बहुत घना रहता है, कभी इनके जो है पत्तों को इन्हें सेड करना नहीं पड़ता है, यानी कि गिराना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये था एक खासियत। फिर ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये जो है मतलब साउथ अमेरिका का वेस्ट मतलब जो पश्चिमी तरफ है वहां पे जो माउंटेन्स है वहां से ये निकल के जो है अटलांटिक मतलब पूर्वी तरफ जाके अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन ऑफ होता है, ठीक है। एकदम पश्चिमी मतलब एरिया जो है हमारा पश्चिमी एरिया जो होता है, हमारा वेस्ट एरिया जो है माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहां से ये निकल के ईस्ट की तरफ जाता है एंड अटलांटिक ओशन में जाके ये ड्रेन ऑफ होता है, ठीक है। फिर ये जो रिवर है जनरली जहाँ पे ओशन के साथ जाके मिलता है वो पॉइंट को हम लोग माउथ बोलते हैं। एंड ये जो अमेजन बेसिन है इसके साथ काफी बहुत सारे जो है ट्रिब्यूटरीज मिले हैं, जिनके वजह से जो है अमेजन बेसिन हमारा इतना बड़ा है एंड ये हमारा लार्जेस्ट हमारा मतलब नदी भी है, आप जानते होंगे शायद।
तो ये लार्जेस्ट नदी भी है एंड इसका बेसिन जो है बहुत ही बड़ा है एंड क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो है मिले हुए हैं, ठीक है। और अमेजन बेसिन का जो ड्रेन ऑफ होता है, मतलब जो ड्रेन्स होता है, यानी कि जो पानी मिलता है वो कौन कौन से एरिया में मिलता है, उनका जो वाटर सेट एरिया है इसका, ये जनरली ब्राजील के बहुत सारे पोर्शन में जो है अमेजन बेसिन से ये पानी मिलता है। फिर पेरू का कुछ जो पार्ट्स होता है वहां पे भी जो है अमेजन का ही मतलब पानी मिलता है। फिर बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया, स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला, तो इस सारे जगह पे जो है अमेजन रिवर का पानी ही सप्लाई होता है और अमेजन रिवर का पानी ही यहाँ पे मिलता है। लोग ज्यादातर यहाँ पे कुछ भी काम के लिए इसी नदी के ऊपर जो है, इसी अमेजन बेसिन के ऊपर ही जो है डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा अमेजन बेसिन के बारे में। यहाँ का कुछ क्लाइमेट जानते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है एकदम से हॉट एंड वेट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सालों साल यहाँ पे आप खूब गर्मी देखेंगे, खूब यहाँ पे बारिश भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है ना, तो वहाँ पे डायरेक्टली सनरेज जो है पड़ता है, तो हीट बहुत ही ज्यादा पाया जाता है दिन के टाइम पे। एंड रात को जो है क्योंकि बहुत ज्यादा दिन भर जो है हीट पड़ता है, तो इवापोरेशन चलता रहता है और रात को एकदम से कंडेंसेशन जब होने लगता है तो बारिश भी शुरू हो जाता है, ठीक है। जितना यहाँ पे मतलब हीट होके इवापोरेशन हो जाता है दिन भर, उतना वहाँ पे लगभग बारिश भी देखने को मिलता है। तो जितना हीट होता है उतना यहाँ पे रेन भी होता है, दोनों होता है। लेकिन दोनों के साथ यहाँ पे एक चीज कॉमन है जो है ह्यूमिडिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्किन जो है एकदम से स्टिकी फील होगा, एकदम से चिपचिपापन जो है यहाँ पे होता है ह्यूमिडिटी की वजह से। और ये ह्यूमिडिटी जो है आपको दिन में भी फील होगा, रात में भी फील होगा, ठीक है। भले ही यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है फिर भी यहाँ पे जो है एक स्टिकी सा मतलब फीलिंग जो है रहता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ये जो है यहाँ का क्लाइमेट है। एंड दिन में जो है टेम्परेचर खूब राइज कर जाता है, एकदम बहुत ज्यादा रहता है। एंड नाइट जब भी होता है टेम्परेचर एकदम से फॉल डाउन हो जाता है, फिर भी ह्यूमिडिटी जो है एकदम से रहता ही है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ का क्लाइमेट है। फिर रेन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है तो ये जो है थिक फॉरेस्ट क्रिएट कर लेता है, ठीक है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको ज्यादातर जो है पानी बहुत ज्यादा, मतलब प्लांट्स जो है वाटर लविंग होते हैं, ठीक है। तो इनको अगर पानी कहीं पे कुछ ज्यादा ही मिल रहा है तो ये लोग अपने आप से जो है ग्रो करने लगते हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं और इनको कभी भी जो है पत्ते गिराना नहीं पड़ता है, तो ये अपने आप में एक थिक फॉरेस्ट जो है बना लेते हैं। एंड इनका क्योंकि पत्ता कभी भी गिरता नहीं है, तो जिसकी वजह से एक रूफ की तरह काम करता है और ये एकदम से छाया दे देते हैं, ठीक है। नीचे इनका जो है सनलाइट तक पास नहीं हो पाता, ये इनके मतलब इतने ज्यादा ये लोग हरे भरे रहते हैं, मतलब ये जो पेड़ पौधे होते हैं यहाँ का इतने हरे भरे रहते हैं कि यहाँ पे मतलब सनलाइट भी इनके थ्रू से होके जो है पास नहीं हो पाता है, ठीक है। और जिसके वजह से इनके नीचे वाला ग्राउंड जो है वो कैसा रहता है, वो हमेशा डार्क एंड डैम्प रहता है, ठीक है। डार्क एंड डैम्प मतलब डार्क माने कि अंधेरा, ठीक है। यहाँ जो भी पेड़ पौधे हैं क्योंकि ये सनलाइट को पेनिट्रेट होने नहीं देते हैं, पहुंचने नहीं देते हैं नीचे तक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अंधेरा ही रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब सैडेड एरिया रहता है। और डैम्पनेस इसीलिए रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है और एक चिपचिपापन रहता है, एक मतलब आपको बहुत ज्यादा पानी वाला कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा नीचे वाला एरिया में। क्योंकि अगर सनलाइट ज्यादा आ पाता, डायरेक्टली फॉल होता यहाँ पे, तो पानी जो है इवापोरेट होता, तो डैम्पनेस थोड़ा सा कम होता। क्योंकि पानी जो है मतलब इवापोरेट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है जमीन से, तो यहाँ पे डैम्पनेस जो है बहुत ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ का नीचे वाला एरिया जो है डार्क एंड डैम्प ग्राउंड यहाँ पे हमें मिलता है, जिसमें जो है बहुत सारे ऐसे कुछ वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो वेजिटेशन शेड में ग्रो कर पाते हैं, यानी कि छाया में ग्रो कर पाते हैं, वो लोग ही यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। कुछ उस तरह से वेजिटेशन ही ग्रो कर पाते हैं जिनमें हमें ये भी देखने को मिलता है, जैसे कि ऑर्किड्स हो गया, ब्रोमिलियड्स हो गया, इस तरह का प्लांट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रोमिलियड्स का खासियत क्या होता है, तो ब्रोमिलियड्स एक इस तरह का प्लांट होता है जिसका पत्ता जो है पॉकेट की तरह होता है, कैप की तरह होता है, उसमें जो है थोड़ा सा पानी रिटेन हो सके। एंड उस पानी में जो है फ्रॉग जाके अंडा दे देता है और वो अंडा जो है बाद में ग्रो होके फिर फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उनका जो है मतलब अंडा से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे फ्रॉग होते हैं, फिर जाके वो ग्रो कर जाते हैं। तो वो इसका खासियत होता है। इस तरह का प्लांट्स जो है हमें अमेजन बेसिन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और फौना में ऐसे क्या देखने को मिलता है, फौना यानी कि एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स की कैटेगरीज में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं। तो पहले आता है बर्ड्स। बर्ड्स में जो है हमें टॉकन्स एंड हमिंग बर्ड्स, मकाओ जैसे बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये लोग बहुत ही कलरफुल है, इनका मतलब इनका जो है प्लमेज जो होता है बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही सुंदर ये लोग दिखते हैं। एंड इनका जो है ओवर साइज्ड बिल्स होता है जो कि उनको खाने के लिए मदद करता है, जो कि हमारे इंडियन बर्ड्स में जनरली देखने को नहीं मिलता
मिलता है, ये अमेजन बेसिन में जो हमें अमेजन के फॉरेस्ट में जो है हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं के पास हमें इस तरह का जो है बिल्स देखने को मिलता है। एंड ये बहुत ज्यादा नॉइज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा साउंड करते हैं, घने जंगल के अंदर बहुत ही ज्यादा साउंड करते रहते हैं, ये इनका खासियत है बर्ड्स का, ठीक है। और एनिमल्स में हम लोग यहाँ पे जनरली मंकीज देखेंगे, स्लॉथ, एंट ईटिंग टैपिड्स देखेंगे, फिर कुछ बहुत सारे वेराइटीज के जो है रेप्टाइल्स देखेंगे, स्नेक्स देखेंगे, और फिर क्रोकोडाइल्स देखते हैं। यहाँ पे स्नेक्स मिलता है देखने को। स्नेक्स में हमें क्या कैटेगरीज देखने को मिलता है, पाइथन देखने को मिलता है, एनाकोंडा तो मतलब बताने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर जो है मूवी बन चुका है, तो एनाकोंडा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर जैसे स्पेसीज भी हमें यहाँ पे ही देखने को मिलता है। ये अमेजन बेसिन का खासियत है। अमेजन का जो हरा भरा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे हमें ये सब जो है देखने को मिलता है। फिर जो होता है हमारा बहुत सारे मतलब हजारों वेराइटीज के जो है इंसेक्ट का स्पेसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बहुत सारे फिशिंग मतलब एक्टिविटीज यहाँ पे ज्यादातर होता ही रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा नदी भी है, और बहुत सारे वेराइटीज के फिशेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसमें खास करके जो है मांस खाने वाले मछली भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो जो मांस खाने वाले मछली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिराना बोलते हैं। ये हम पिराना हमें यहाँ पे ही देखने को मिलता है अमेजन बेसिन में, ठीक है। ये था फौना के बारे में। फिर चलते हैं लोगों। तो लोग जनरली यहाँ पे हंटिंग करते हैं, जो मेल होते हैं मतलब जो पुरुष होते हैं यहाँ पे हंटिंग करते हैं। जब ये लोग हंटिंग के लिए निकल जाते हैं, शिकार के लिए निकल जाते हैं, तब घर में जो भी लेडीज रहते हैं वो लोग जनरली क्रॉप यहाँ पे जो भी उगाए हुए रहते हैं उनका केयर टेकिंग करते रहते हैं, ठीक है। जब ये लोग वापस आ जाते हैं हंटिंग से, फिर ये लोग जो है दोबारा क्रॉप टेकिंग के मतलब क्रॉप का वो लोग देखभाल करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका मतलब कैटेगरी है। बेसिकली मेल ही हंटिंग में जाते हैं एंड फीमेल जो है घर में रहते हुए घर का ध्यान रखते हैं और फिर क्रॉप का भी जो है केयरिंग करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कैसा एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि घना जंगल जो है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट भी सही से यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो है हमें स्लैश एंड बर्न टाइप का एग्रीकल्चर जो है देखने को मिलता है। वो क्या होता है भाई, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये होता है कि कुछ एरिया जो है हमें काट के साफ करना है, वहाँ पे जो है अच्छी तरह से सनलाइट आ सके, एंड वहाँ पे जो है जो स्लैश करके हम लोग काट के गिरा दिए थे, जंगल का जो भी पार्ट हम लोग काट के गिरा दिए थे, उनको जो है हमें आग लगा देना है। जब ये जल के एकदम से राख हो जाए, इनका जो है ऐश होता है वहाँ पे गिरा रहता है, ताकि ये जो है मिट्टी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो कि इन्हीं लोगों का कहना है। जो लोग भी यहाँ पे क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, ये लोग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, और इन्हीं लोगों का कहना है कि जब स्लैश एंड बर्न टाइप का एग्रीकल्चर करते हैं, तो स्लैश करके बर्न करने के बाद ही जो ऐश में कन्वर्ट होता है, ये ऐश जो है मिट्टी में जब मिल जाता है न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। एंड कुछ दिनों तक जो है ये यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ क्रॉप्स जो है उगाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है, फिर ये दूसरे जगह पे जो है चले जाता है, फिर वही टेक्निक से फिर से जो है एग्रीकल्चर यहाँ पे करते रहते हैं। इस तरह से जो है एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता था, एंड अभी भी थोड़ा बहुत हो रहा है। यहाँ पे जनरली क्या एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ पे टोपियो का पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो जैसे मतलब क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। यहाँ का स्टेपल फूड जो है मैनियोक होता है। यहाँ का स्टेपल फूड जनरली मैनियोक जो है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैसावा बोलते हैं। एंड ये आलू की तरह ही जो है मतलब मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं, मतलब अंडरग्राउंड ये ग्रो होता है, ठीक है। ये आलू की तरह ये एक क्रॉप होता है जिसको हम लोग कैसावा बोलते हैं, ये लोग जो है मैनियोक बोलते हैं। ये यहाँ का स्टेपल फूड है। क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग जो है क्वीन एंट्स भी खाते हैं, एंड एग का सैक जो होता है उसको भी ये लोग जो है खाते हैं, ठीक है। और कैश क्रॉप में ऐसे क्या ये लोग उगाते हैं, ये लोग जो है कॉफी, मेज, कोकोआ टाइप का जो है कैश क्रॉप्स उगाते हैं, जिनको बेच के जो है इनको काफी मतलब अच्छा खासा फायदा होता है, और अच्छा खासा ये लोग जो है मनी गेन करते हैं, ठीक है। फिर इनका लाइवलीहुड कैसा है, ये लोग जनरली थैचेड हाउस में रहते हैं, बी हाइव जैसा ये लोग बना देते हैं उसको। बहुत सारे ट्रीज होने की वजह से इनको जो है बी हाइव जैसा थैचेड मतलब हाउस बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। मतलब एक झूला टाइप का जो है घर ये लोग बना के उसके अंदर रहते हैं, और कुछ लार्ज अपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर भी हमें वहां पे देखने को मिलता है स्लैंटिंग रूफ के साथ, ठीक है। स्लैंटिंग रूफ इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, तो पानी जब गिरता है एकदम से नीचे चला जाता है, तो स्लैंटिंग रूफ के साथ अपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर हमें जो यहाँ पे देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलोका बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अमेजन बेसिन में अपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिलता है उसका नाम क्या होता है। आप कुछ भी ये ऑप्शन दे देंगे, आप अगर सही से मालूम होगा तभी जाके आंसर कर पाएंगे, ठीक है। फिर
आता है यहाँ मतलब कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता था, कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाता था। पहले तो यहाँ पे जाने के लिए बस नेविगेशन एक ही सोर्स था, लेकिन अभी जो है ट्रांस अमेजन हाईवे होने की वजह से अक्रॉस द अमेजन बेसिन हमें कहीं पे भी जाने की कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, ये एकदम से एक्सेसिबल हो चुका है, ठीक है। और अभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट भी जा रहे हैं। और यहाँ का जो इंडिजिनस पीपल है, जो जनरली स्लैश एंड बर्न करके ही एग्रीकल्चर कर रहे थे, इनको भी मतलब अभी हटा दिया गया है। बहुत कम ही मतलब यहाँ का इंडिजिनस पीपल जो है यहाँ पे रह रहे हैं अभी, एंड काफी लोग जो है मतलब शहर की तरफ आ चुके हैं बिकॉज ऑफ कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। वहाँ पे अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ का इंडिजिनियस पीपल जो भी होते हैं उनको हटाया जा रहा है। ये स्लैश एंड बर्न एक्टिविटीज भी बंद कर दिया गया है। एंड वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट जो हमें मिला था वो जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब उसको जो है रिड्यूस किया जा रहा है हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से। सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना सारा फॉरेस्ट जो है काट दे रहे हैं ये लोग, कितना सारा पेड़ पौधे जो है काट रहे हैं। तो ये जो पेड़ पौधा जब कट जाएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर का जो हमारा मिट्टी है एकदम धुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही तो बारिश बहुत ज्यादा होता है, तो कंटिन्यूअली वहाँ पे जब बारिश होता रहता है तो ये पानी में जो है मिट्टी धुल के कहाँ पे जाएगा, नदी पे जाएगा। जब नदी में जाएगा तो ये मिट्टी जो है नदी में जाके अगर जमने लगेगा तो नदी का वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो फिर क्या होगा, बाढ़ होगा, फ्लड आएगा, ठीक है। और ये लोग जो फॉरेस्ट काट रहे हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के नाम पर, यहाँ का फ्लोरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ का फौना डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ इंडिजिनस पीपल जो है बेघर हो रहे हैं, एंड हमारा ऑक्सीजन कंटेंट जो है डिप्लीट हो रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सब जो है एक ही साथ में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, सारा चीज डेवलप कर रहे हैं, बस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के नाम पर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज ही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब वुड भी पाए जाते हैं, वुड को यूज करके ये लोग जो है बहुत सारे कुछ मतलब चीजें भी करते रहते हैं। तो बस डेवलपमेंट इसी में नहीं होता है, ये सारी चीजें भी होती हैं कि बाढ़ आना, ऑक्सीजन डिप्लीट होना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, फ्लोरा फौना का कम होना, ये सब जो है एक ही साथ में फ्री में बोनस में आते रहते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए या फिर इनको और भी ज्यादा इंसिस्ट करना चाहिए। आप सोचते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।